नमस्कार करता हूं, स्वागत करता हूं आप सभी का एनडीटीवी राजस्थान पर और एनडीटीवी राजस्थान की खास पेशकश सबसे बड़े मुद्दे पे। आज हम बात करने वाले हैं खतरे में सलमान खान, फिर लॉरेंस गैंग का क्या है ये काम। मेरा नाम है आदित्य झा और देखिए, सलमान खान को एक बार फिर धमकी मिली है। मुंबई के वर्ली टैरिफ विभाग के व्हाट्सएप नंबर पर धमकी भेजी गई है और जिसमें बॉलीवुड सुपरस्टार के घर में घुसकर उन्हें पीटने और सलमान खान की गाड़ी को बम से उड़ाने की धमकी दे दी गई है। वर्ली पुलिस स्टेशन में पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जान से मारने की धमकी के बाद पुलिस ने सलमान के मुंबई स्थित घर गैलेक्सी अपार्टमेंट्स की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी है। जानकारी के मुताबिक सलमान खान को Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली हुई है और उनकी सुरक्षा में अतिरिक्त पुलिसकर्मी और तैनात किए गए हैं। पुलिस अधिकारी फिलहाल धमकी के स्रोत और जो भी इसमें लोग जुटे हुए हैं उनकी जांच कर रहे हैं। सलमान खान को पहली बार जान से मारने की धमकी नहीं मिली है। इससे पहले भी कई बार एक्टर को यानी सलमान खान को ऐसी धमकियां मिल चुकी हैं। क्योंकि सलमान खान को धमकियों के पीछे राजस्थान करेक्शन भी है, इसीलिए आज हम इस पर बात कर रहे हैं। 1998 की बात करें, फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान सलमान खान पर जोधपुर के कांकड़ी में 3 काले हिरण और 3 चिंकारा का शिकार करने के आरोप। फिल्म शूटिंग के दौरान सैफ अली खान, नीलम तब्बू, सोनाली बेंद्रे सहित कई सितारे और टीम सदस्य उनके साथ थे। बिश्नोई समाज प्रकृति और पशु प्रेमी है जो काले हिरण और चिंकारा को अपने बच्चों की तरह मानते हैं और पालते पोसते हैं। लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग के सदस्य सलमान खान के कई बार सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग कर चुके हैं। लॉरेंस ने सलमान पर हमले की बात भी कही थी। पिछले दिनों अप्रैल 2024 में सलमान के मुंबई स्थित घर के बाहर फायरिंग हुई थी। सलमान के करीबी बाबा सिद्दीकी की भी हत्या की जा चुकी है। पुलिस ने खुलासा किया है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सलमान की हत्या की साजिश रची थी। सबसे बड़े मुद्दे पे आज यही, खतरे में सलमान खान, फिर लॉरेंस गैंग का काम पर चर्चा करेंगे। आखिर क्यों बार बार सलमान खान की हत्या की धमकियां जो है मुझे मिलती हैं। लॉरेंस बिश्नोई अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद है, लेकिन उसके कितने गुर्गे बाहर खुले घूम रहे हैं, एक बड़ा सवाल है। सलमान ने अब तक माफी नहीं मांगी, बल्कि करीब 3 दशक से कोर्ट केस चल रहा है जिसका समाधान नहीं निकल सका है। तमाम मुद्दों पर हम पैनल गेस्ट के साथ चर्चा जरूर करेंगे। उससे पहले आइए आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। बाहर पुलिस की चौकसी, हर आने जाने वाले पर पैनी नजर। तस्वीरें बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के घर की हैं। बिल्डिंग के बाहर पुलिस के जवानों का पहरा। सिक्योरिटी इसलिए टाइट है क्योंकि सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी बम से उड़ाने की है। धमकी के तार किससे जुड़े, धमकी का मैसेज कहां से आया और मैसेज में क्या है, अब ये जानिए। दरअसल वर्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा गया। मैसेज विभाग के आधिकारिक नंबर पर आया था, जिसमें सलमान की गाड़ी को बम से उड़ाने की धमकी थी। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। अब ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि धमकी का ताल्लुक किससे है। आपको बता दें कि इससे पहले कई बार लॉरेंस गैंग सलमान को धमकी दे चुका है। उनके घर पर हमला भी हो चुका है। तो इसी मुद्दे पर हमारे साथ जो है डिबेट करने के लिए, आज डिस्कशन करने के लिए बाबूलाल जी जुड़े हुए, एडवोकेट हैं आप, और रामपाल भादव जो है अध्यक्ष बिश्नोई टाइगर फोर्स से जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ जगदीश चंद्र शर्मा जुड़ेंगे थोड़ी देर में, क्राइम ब्रांच के वो DIG में हैं। सबसे पहले जरा मैं आपके पास चल लूं। बाबूलाल जी, आप एडवोकेट हैं, मुझे तो एक बात बताइए कि कैसे समझा जाए कि आखिर सलमान खान को कौन मारना चाहता है, नंबर 1 क्वेश्चन। नंबर 2 क्वेश्चन कि इतने 3 दशक बीत गए इस चीज को, आखिर इसका कब समाधान होगा? देखिए, ये जैसा कि सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, 1989 में जोधपुर में शिकार करने के लिए कुछ फिल्मी कलाकार गए थे और इन्होंने काला हिरन का शिकार किया था, चिंकारा का भी था। तो इसमें बिश्नोई समाज जो है वो इनको, जैसा सब जानते हैं, बच्चों की तरह समझते हैं और उनकी एक दुश्मनी है इस बात से लेकर के। लॉरेंस बिश्नोई एक बड़ा गैंगस्टर है, अंडर पूरे देश में नहीं, विदेशों में भी उसके काफी गुर्गे हैं, इंडिया में भी हैं, और वो समय समय पर ऐसी धमकियां देते हैं, वारदात करते हैं, लोगों को किडनैप भी करते हैं। इसके बारे में ये एक समाधान तो कोर्ट ही निकाल सकता है, जैसा कि
सब जानते हैं, केस उन पे लगा है, केस चल रहा है, हाई कोर्ट तक भी गया है, आगे तक भी गया है। तो इसमें खासकर जो नई सेक्शंस में आपको, बीइंग एडवोकेट, मैं केवल यही एक्सप्लेन करूंगा कि इसमें जो क्रिमिनल इंटिमिडेशन यानी कि आपराधिक धमकी है जी, वो नए आचार संहिता बनी है, भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023 में जो हमारी बनी है, उसके में एक अहम सेक्शंस हैं जो इस संबंध में है 351, जिसमें कि ये है कि कोई भी आदमी किसी को धमकी देता है तो उसके बारे में क्या है। पार्ट 1 में तो एक हर किसी की रेपुटेशन भी डाउन करना चाहता हो उसकी धमकी हो, लेकिन पार्ट 2 है इसी का 351, भारतीय नागरिक संहिता 23 में, इसमें इसका एक पैनल सेक्शन है। इसमें ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है जी, और बेलेबल भी है। कॉग्निजेबल का मैं थोड़ा सा फिर बता दूं, कॉग्निजेबल मींस पुलिस कैन टेक एक्शन इन दिस रिगार्ड्स, एंड बेलेबल मींस होता है जो पुलिस ही बेल ले लेती है, नॉन बेलेबल होता है जो जज कोर्ट में जाके बेल लेते हैं। ये पार्ट 1 2 इसका है। पार्ट 3 है वो अहम है इसका जी, जो समझने का है। इसमें ये है कि 351(3) में इसमें 7 साल तक की सजा है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी है। और अगर आप धमकी देते हैं, हाँ बाबूलाल जी, अगर आप सिर्फ धमकी देते हैं, अच्छा, धमकी केवल नॉट ओनली सिंपल धमकी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मारने की धमकी जैसे कि सलमान खान को दी गई है, बम से उड़ाने, गाड़ी को बम से उड़ा देंगे, जान से मार देंगे, ये लाइफ की जो लाइफ की थ्रेटनिंग है उसको। चलिए ठीक है, आता हूं सर आपके पास। जगदीश चंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए, पूर्व डीआईजी हैं क्राइम ब्रांच के। जगदीश जी, जरा आपसे पूछना चाहूंगा कि लॉरेंस बिश्नोई और उसकी गैंग के सदस्यों पर सलमान की हत्या की साजिश के आरोप हैं, लेकिन गैंग के नेटवर्क में कौन कौन शातिर है, इसके बारे में आपके पास क्या जानकारी सर? देखिए, लॉरेंस गैंग जो इस समय एक तरह से पूरे भारत के लिए एक सिरदर्द बनी हुई है, इसका बहुत बड़ा नेटवर्क फैल चुका है और पूरे विश्व में फैल चुका है। लगातार हमको सुनने को मिल रहा है। अभी रिसेंटली राजस्थान में उसी की गैंग का एक आदित्य नाम का लड़का पकड़ा है जो राजस्थान का रहने वाला था, नागौर का। जी जी, और दुबई में वो सेटल था और उसके संपर्क, जो लोकल संपर्क थे उसके, यहाँ के विशेष रूप से व्यापारियों से या बड़े बड़े लोगों से, उनकी वो जानकारी इकट्ठी करता, कौन पैसे वाला है, क्या काम करता है, उसकी सूचना वो लॉरेंस या उसके गुरगो, रोहित गोदारा इत्यादि तक पहुंचाता जी, और वो लोग फिर उसको टारगेट देते। फिर एक तरह से वो डब्बा कॉलिंग जिससे पकड़ना आसान नहीं होता, उससे वो धमकियां दिलवाता, खुद भी देता और उसे भी दिलवाता। वो रिसेंटली पकड़ में आया और उससे पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और काफी कुछ जानकारी इस गैंग के बारे में मिली है और उस पर आगे अनुसंधान कर रही है। बट डीआईजी साहब जानते हैं, एक बहुत बड़ा सवाल यहां पर ये उठता है, और जो बड़ा मतलब मुझे लगता है कि सब जनमानस के मन में होगा कि लॉरेंस अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद है, नंबर 1। फिर क्या जेल के भीतर से अपराध का नेटवर्क ये चला रहा है, और अगर चला रहा है तो उसके गैंग के गुर्गे कैसे धमकी दे रहे हैं? कितना बड़ा गैंग है इनका कि अपने वो जेल में बंद है लेकिन फिर भी वहां पर नेटवर्क चल रहा है उसका। नहीं, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आपने बिल्कुल सही कहा कि इस तरह की जो गैंग है वास्तव में जेल से ही ऑपरेट कर रहे हैं अपने अपराधों को, वहीं से ये डायरेक्शन देते हैं अपने गुर्गों को और वो अपराध कारित करते हैं। अब इस संबंध में जेलों में किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था हो, वहां नेटवर्क पूरी तरह जाम हो, वहां मोबाइल कैसे पहुंच रहे हैं, कैसे वहां लोग, एक तरह से कई बार जेल कर्मी भी पकड़े गए हैं, वो सहयोग करें अपराधियों को जी। तो इन सारी चीजों पे जब तक पूरी तरह एक तरह से प्रतिबंध नहीं लगेगा, जेल में किसी तरह की इस तरह की सुविधाएं उनको उपलब्ध नहीं होगी, तब तक ये सारी चीजें चलती रहेगी। और मैं आप तो इसमें एक बहुत आगे बढ़ के आपसे कहना चाहूंगा कि इस समय अपनी संपूर्ण जो व्यवस्था है, इस डेमोक्रेसी में जो सबसे बड़ी समस्या उभर के आ रही है वो है कि लोगों का एक तरह से नैतिक पतन हो चुका है। पैसे के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारा जमीर भी बेच सकते हैं। वो सारी चीज हमको न केवल आम जन में या व्यापारी वर्ग में या प्रशासन में या किसी भी क्षेत्र में हमको देखने को मिल रही है। इतनी खबरें पहले कहाँ सुनने को मिलती थी। आज हमारा कर्मचारी भी बिक रहा है, आज हमारे मतलब अधिकारी भी बिक रहे हैं, आज हमारे पॉलिटिशियन भी बिक रहे हैं। आज अपने स्वार्थ के लिए अपने देश की, अपने प्रांत की, अपने नागरिकों की सुरक्षा खतरे में कई बार डालते हुए बिल्कुल नहीं सकते हैं। तो यही एक कारण है कि जेल में ये जो सुविधाएं मिल रही है उसमें जेल कर्मियों की संलिप्तता के बिना संभव नहीं है। और वो इन्वेस्टिगेशन मतलब ये जो तथ्य है सर, ये फॉर श्योर है कि बिना संलिप्तता के संभव नहीं हो सकता है।
बिल्कुल सही बात है आपकी। तो इन चीजों पे अब रोकने के लिए कानून भी बहुत बने हुए हैं। बहुत अभी सही वकील बात। साहब ने बताया, अभी रिसेंटली जो हमारी बीएनएस है उसमें 351 में इसके प्रोविजन है, अच्छे कड़े प्रोविजन है। और इनके गुर्गे पकड़े भी जा रहे हैं, जेल भी जा रहे हैं, उनको सजा भी हो रही, उसके बावजूद भी अपराध नहीं रुक रहे हैं। जी जी। तो ये एक सोचने की बात है कि इसका मूल कारण क्या है। कानून बनाना और सजा देना, जेल करना लगातार जारी है, उसके बावजूद इनके हौसले बढ़ रहे हैं और इनका नेटवर्क बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आता हूं आपके पास। और विश्व स्तर पे इनफैक्ट बढ़ता जा रहा सर, है। पता है आपने एक बहुत अच्छा यहां पर जो उत्तर दिया, उसी पे मेरा एक प्रश्न बनता है जो बाबूलाल जी से मैं लेना चाहूंगा। बाबूलाल जी, आप एडवोकेट हैं, जरा हमारे दर्शकों को यह बताइए कि अगर जेल में जितने भी लोग हैं, जितने भी अधिकारी हैं, उनकी संलिप्तता है कहीं, एक छोटे लेवल पर भी क्यों ना हो, तो फिर क्या कार्रवाई करेगी? ये तो एज पर लॉ, तो जैसे एज ये पर लॉ सेक्शन सर क्या कार्रवाई होनी चाहिए उन लोगों पर जो खुद इस पे संलिप्त हैं? मैं बता रहा हूं आपको, जेल मैनुअल है। जेल मैनुअल में क्लियर लिखा है कि जो आदमी उनकी अपराधियों की हेल्प करेगा, जी तो वो भी उसी श्रेणी में आएंगे। जो जो क्राइम कर रहे हैं वो भी उसी में ही आएंगे। ये मेन है। और क्योंकि जैसा कि डीजी साहब ने बताया है कि जेल जो कर्मचारी हैं उनकी संलिप्तता ज्यादा होती है, और वो जेलों का एक सुधार की बड़ी आवश्यकता है। जेलों से ही, क्योंकि जैसा कि इन्होंने बताया कि मोबाइल फोनों से बात होती है, इवन क्रिमिनल है वो बाहर जाकर के भी अपने रिलेटिव से मिलते हैं। ये जेलों का थोड़ा सा सुधार है, वो सरकार को करना पड़ेगा। अदरवाइज तो जेलों में ऐसे ही चलेगा, तो ऐसे ही क्रिमिनल हैं उनके हौसले बुलंद रहेंगे, और ऐसे ही अपराध वो जेल में आराम से बैठे हैं, क्राइम कर रहे हैं, अपनी उगाही कर रहे हैं, तो वो तो ऐसे ही चलेगा नहीं। तो जी दिया जी साहब, जरा आपके पास चलना चाहूंगा। एक तो पहले मेरा दो क्वेश्चन है यहां पर, मैं शायद दूसरा क्वेश्चन बाद में पूछूं। पहला क्वेश्चन मैं, दूसरा क्वेश्चन मेरा बड़ा सिंपल है आपसे कि सलमान के करीबी बाबा सिद्दीकी को मार दिया, उनकी हत्या कर दी जाती है, मुंबई स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट पर फायरिंग होती है, तो आखिर बार बार कौन उन्हें चेता रहा है? लेकिन उससे पहले जरा मैं पहले प्रश्न पे आ जाऊं। मेरा प्रश्न आपसे यह है सर कि जेल में इतना बड़ा नेटवर्क कैसे इतना ईजी हो जाता है? डीआईजी साहब, कैसे जेल में इनका नेटवर्क भी बन जाता है, संलिप्तता भी हो जाती है, अधिकारी से भी सांठगांठ बन जाती है, और फिर इतना बड़ा क्राइम कि भाई बाबा सिद्दीकी को उनकी हत्या करवा दी जेल में बैठे बैठे? नहीं, जैसा मैंने आपको अभी पहले बताया कि जेल में बिना वहां कर्मचारियों की संलिप्तता के ये सारी चीजें संभव नहीं है। तो मूल कारण तो वो है ही। इसके अलावा जेल में भी एक तरह से आंतरिक साम्राज्य चलता है इन अपराधियों का। आपने सुना होगा, कई बार हम पढ़ते भी हैं, वहां इनके बॉस होते हैं, सरदारों के सरदार होते हैं, और जो बेचारे छोटे अपराधी हैं उन पर भी अत्याचार करते हैं, उनसे उगाई तक करते हैं, उनके घर वालों से एक तरह से अपने लिए सुविधाएं जुटाने के लिए उनसे पैसे तक वसूल करते हैं। इस तरह की खबरें भी आ रही है जी। तो और उस पे वहां अंदर जेल में हमारा जेल मैनुअल बना हुआ, उसके बावजूद भी लालच में समझ लो, भय में समझ लो, किसी भी कारण से हमारा जेल कर्मचारी, इवन कुछ बड़े अधिकारी भी उसमें संलिप्त पाए गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है, सस्पेक्ट भी हुए हैं, विभागीय जांच भी चल रही है, मुकदमे भी दर्ज हुए हैं। उसके बावजूद भी ये घटनाएं रुक नहीं रही। और इन लोगों का, इनका जो इंटरनेशनल लेवल पे इनका जो एक तरह से आधुनिक तकनीक के माध्यम से जो संपर्क है, उसमें पुलिस को भी चकमा दे रहे हैं। पुलिस को इन तक पहुंचने के लिए तकनीक का प्रयोग करने के बावजूद भी काफी समय लग रहा है। इसका मतलब यह है कि तू डाल डाल में पात पात। तो नहीं सर, अगर ये तू डाल डाल पात पात हो रहा है तो क्या डिफरेंस है? क्या ये टेक्नोलॉजिकली कैसे इतना एडवांस है जो हमारी पुलिस थोड़ा इसमें नाकाम है? क्यों उनको पकड़ नहीं पा रही? तो टेक्नोलॉजी का आजकल इतना ग्लोबल एडवांसमेंट हो चुका है, आप लोग सब हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बिल्कुल, कि जो जहां पुलिस की अप्रोच है उससे कई गुना अप्रोच इनकी भी है तकनीक के माध्यम से। और ये जो इंटरनेशनल लेवल के जो गैंग्स हैं, जो बदमाश हैं, आपने पढ़ा होगा लॉरेंस की जो संपर्क है पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी के कुछ लोगों से भी सामने आया है। जी, जी, जी। और उस अदर कंट्रीज में, कनाडा और कुछ अन्य देशों में भी इसके गुर्गे वहां काम कर रहे हैं। वहां के जो अपराधी वर्ग है, वहां का जो नेटवर्क है, उसमें भी इसका एक तरह से दखल बढ़ने लग गया है। तो ये एक दूसरे को इस तरह इंटरनेशनल लेवल पे भी आपराधिक सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे को मदद करते हैं, एक दूसरे को शरण देते हैं, एक दूसरे को टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट है उन कंट्रीज में किस तरह। नहीं, पर डीआईजी साहब, सबसे बड़ा प्रश्न जानते हैं यहां पर क्या है? यह है कि बिल्कुल मैं समझ रहा हूं, लेकिन जेल में बैठे बैठे तो जेल प्रशासन क्या कर रही है इस पे?
वो आपका सबसे विचारणीय बिंदु यही है। हाँ। पहले मैंने बात पे उस पर इशारा भी आपसे किया था। जी। अब ऐसा नहीं है कि जेल प्रशासन सुस्त बैठा हुआ और कुछ कार्रवाई नहीं, ऑफ नहीं कर रहा है। कोर्स, ऑफ कोर्स। रिसेंटली राजस्थान में हमारे डीजी जेल ने इस संबंध में एक गाइडलाइन भी जारी की है, और अच्छा काम करने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने एक स्कीम भी शुरू की है कि जो इस तरह की विशेष अपराधियों पर नजर रखना, उनकी सूचनाएं देना, या जेल में अंदर क्या कौन क्या कर रहा है उसकी सूचना देगा, उस कर्मचारी को पुरस्कृत किया जाएगा, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी दिया जाएगा। तो इस तरह की कुछ योजनाएं भी शुरू हुई है। दूसरा, उनके खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई भी शुरू हुई है। और एक तरह से जो नेटवर्क है जेल में, जो संचार का जो भी माध्यम है, उसको एक तरह से रोक लगाने के लिए, जैमर लगाने के लिए पहले काफी प्रयास हुए हैं। अब आधुनिक तकनीक से नए जैमर लगाने के लिए भी प्रयास चल रहे हैं। उसके लिए बजट भी सरकार आवंटित कर रही है। लगातार सरकार भी प्रयास कर रही है और पुलिस प्रशासन भी इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। उसके बावजूद भी अभी जो लूप होल्स हैं, जहां अभी भी इस तरह की संभावना है, या लोगों का जमीर अगर खत्म हो रहा है पैसे के लालच में या भय में आकर के कर्मचारी कर रहे हैं, तो लगातार सिलसिला जारी है, रुक नहीं पा रहा है। और उसी का फायदा उठाकर ये अपराधी जेल के भीतर रहते हुए भी इस तरह के अपराध कारित कर रहे हैं। जी, आता हूं आपके पास। मेरा जो दूसरा सवाल था वो अभी बचा हुआ है आता हूं डीआईजी साहब आपके पास। अभी एडवोकेट साहब जरा ये बताइए कि आपने डीआईजी साहब को सुना, उनका कहना है कि भाई टेक्नोलॉजिकली कहीं ना कहीं वो ज्यादा एडवांस्ड हैं हमसे, टेक्नोलॉजी की ज्यादा, इसीलिए यहां पर जेल में बैठकर वो जो है नेटवर्क इतना बड़ा चलाते हैं, इतना बड़ा गैंग चलाते हैं, जिसके मतलब की हत्या भी यहां पर हो जा रही है। आपका जरा इस पर आकलन चाहूंगा कि क्या आपको लगता है सर, कैसे इसको इस पर रोकथाम हो सकती है, कैसे इस पर अंकुश लग सकता है? इस पे अंकुश तो जैसे कि मैंने बताया कि इसकी जो सेक्शंस में पैनल है, मतलब क्या कोई और लॉ लाया जाए सर, कुछ स्ट्रिक्ट और स्ट्रिंजेंट लॉज लाया जाए क्या? मैं बता रहा हूं सर, इसमें लॉ की ज्यादा की अमेंड की जरूरत नहीं है। इसमें कम से कम 7 साल की सजा है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, पूरे जीवन तक उम्र कैद की है। लेकिन सजा इसलिए नहीं हो पाती है कि लंबा चलता है कोर्ट में। एंड कोर्ट में एक बड़ी कहावत है, जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई। तो वो सजा फिर इनको मिल नहीं पाती, और ये वैसे ही जेलों में मजे करते हैं, उगाइयां करते हैं। तो इस कानून का इम्प्लीमेंटेशन है वो कोर्ट के द्वारा सख्ती से अगर किया जाए तो ये बहुत अच्छी तरह से चल सकता है। मतलब सर आप कह रहे हैं कि कानून तो है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है? यस, इम्प्लीमेंटेशन, मेरा ये मानना है कि इम्प्लीमेंटेशन की बहुत जरूरत है। नहीं तो उम्र कैद थोड़ी नहीं होती है किसी आदमी को, और आजकल उम्र का मतलब उम्र ही है, ताउम्र है। तो ये कोर्ट में बड़े लंबा प्रोसेस है, और लंबा प्रोसेस की वजह से ये इनको सजा नहीं हो पाती है, और कुछ गवाह टूट जाते हैं। कुछ जब तक ये चलता है तब तक तो कुछ गवाह तो मर भी जाते हैं, या अगर नहीं मरता है तो उनको ये मरवा देते हैं। तो इसलिए इनको सजा नहीं मिल पाती, और सजा नहीं मिल पाती इसकी वजह से ही ये डिले होता है, और डिले की वजह से इनको कुछ नहीं होता। ये बेखौफ अपना काम करते हैं, बेखौफ अपना काम करते हैं। आता हूं सर आपके पास, जरा डीआईजी साहब के पास चलूंगा। सर जरा मैं एक प्रश्न आपसे पूछ लूं कि पिछले दिनों जो मैंने आपसे पहले भी पूछा कि सलमान के मुंबई स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट पर फायरिंग हुई, उसके बाद करीबी उनके बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई। सर बार बार कौन उन्हें ऐसे चिता रहा है, कौन है जो चिता रहा है? क्या ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग है या फिर कोई और है? देखिए, ये तो एक तरह से इन्वेस्टिगेशन का विषय है। वैसे सामान्य रूप से ये काफी दिनों से चल रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई ने खुद ने इसको धमकी दी है, और जो प्रकरण वकील साहब ने बताया था 89 का, जो चिंकारा के शिकार वाला, वो उसका मूल कारण बताया जा रहा है। लेकिन ये भी हो सकता है कि इस प्रकरण की आड़ में कोई और बदमाश या कोई सिरफिराह या कोई एक तरह से मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति भी इस तरह का फोन कर सकता है। तो उसके लिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आज की तारीख में हम कहने की स्थिति में नहीं है कि जो लेटेस्ट धमकी दी गई है। ठीक है सर, आता हूं आपके पास, सर रामपाल भादव जी अध्यक्ष हमारे साथ बिश्नोई टाइगर फोर्स से जुड़ गए हैं। रामपाल जी, आपका इस पर क्या आकलन जरा जानना चाहूंगा कि देखिए हम यहां पर इस डिबेट पे बात कर रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था की जेल में, यहां पर हम बात करें कि क्यों बार बार सलमान खान को जो है ये धमकियां मिल रही हैं। तो आपका इस पर क्या आकलन, आपको क्या लगता है सर, कहां पे वो लूप होल है जिसकी वजह से ये सब बार बार एक साइकिल में हो रहा है सलमान खान के साथ? रामपाल जी सर, होते हैं जो डिबेट में बताया रहे जी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, इस तरीके का ये सारा इन्वेस्टिगेशन का विषय है। अब बार बार मैं तो ये कह रहा हूँ कि बार बार लॉरेंस बिश्नोई के नाम से तरीके से जो खबरें फैलाई जा रही है वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है।
और इस तरह ये सारा इन्वेस्टिगेशन का विषय है। और कहीं ना कहीं इसमें जो है न्याय में देरी का कारण भी हो सकता है, या अभी जैसा कि डिबेट में बताया गया कि भाई कोई मानसिक विक्षिप्त लोग भी हो सकते हैं, या कोई और इस तरीके की कोई जो है वो इसका फायदा उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारा इन्वेस्टिगेशन का विषय है। इसमें इस तरीके से बार बार जो है मैं कहूंगा कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर के बिश्नोई समाज को टारगेट कर इस तरीके का जो मूवमेंट तैयार किया जा रहा है, ये भी एक अपने आप में खतरनाक विषय है। सर, लॉरेंस बिश्नोई गैंग की संलिप्तता थी, ये तो पुलिस खुद मान रही है। उनके वीडियोस आ चुके हैं, उन्होंने एकदम फेसबुक पर जाकर धड़ल्ले से कहा कि हाँ हमने कराया। तो फिर इसकी रोकथाम कैसे होगी? जगदीश जी, रोकथाम के लिए जैसे आपने अभी अपने डिबेट में सुना, वकील साहब ने कानून बना, नया कानून हमारा BNS ये लग गया, उसमें सजा भी कड़ी हुई है। लेकिन जो हमारी न्यायिक प्रक्रिया है वो निश्चित रूप से पुराने पैटर्न पे चल रही है। उसकी जो एक तरह से एक सिद्धांत है कि इस न्यायिक प्रक्रिया में कोई निर्दोष नहीं फंसना चाहिए, निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, चाहे दोषी बच जाए। उसी थ्योरी पे हमारी न्यायिक प्रक्रिया काम कर रही है। तो आपने रिसेंटली सुना होगा कि जयपुर में बम ब्लास्ट हुआ था और उसका केस 10-12 साल चला जी, और लोअर कोर्ट ने उनको बाकायदा फांसी की सजा दी और हाई कोर्ट में जाके ऊपरी हो गए। अब इसमें यह कहना कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में कमी छोड़ी या हमारे जो साक्ष्य है उनको लिंक नहीं कर पाई, एक दूसरे से साक्ष्य जुड़ नहीं पाए और एक संदेह क्रिएट हो गया, एक डाउट क्रिएट हो गया। और जहां डाउट क्रिएट हो जाता है साक्ष्यों के प्रति, वहां न्यायालय उसको एक तरह से मुलजिम के फायदे में उसमें फैसला दे देते हैं कई बार। और उस दृष्टि से अब जो जिस अपराध में आदमी मरे हैं, बम ब्लास्ट हुआ, 71 आदमियों की जान गई है, इससे बड़ा प्रमाण की कहां आवश्यकता है। लेकिन जब न्यायिक प्रक्रिया एक लंबे दौर से गुजरती है और उसमें वकील बहस करते हैं, अपने अपने तर्क देते हैं, उन तर्कों में भी जहां संदेह एक तरह से उत्पन्न हो गया, तो वहां न्यायाधीश महोदय को भी एक तरह से जो एस्टेब्लिश्ड लॉ है, जो परंपरा है, उसको ध्यान में फैसला देते हैं। जी, और जी बिल्कुल सर, आता हूं आपके पास। बाबूलाल जी, एक बार आपके पास आपसे जानना ही चाह रहा था कि क्या जब हम सेलिब्रिटीज की बात करते हैं तो क्या उस पर सर क्या सेलिब्रिटी को धमकी मिलने के मामले में कोई प्रोटोकॉल है क्या एडवोकेसी में? प्रोटोकॉल कुछ भी नहीं है। धमकी दी है तो धमकी का एक पुलिस के पास रिकॉर्ड है और वो रिकॉर्ड को उसी के हिसाब से पुलिस नहीं, मतलब सर मैं बेसिक ही आपसे जानना चाह रहा हूं कि जब एक सेलिब्रिटी को धमकी दी जाती है, आम जनमानस को धमकी तो धमकी होती है सर, लेकिन जिस आप बात करें इंप्लीमेंटेशन की, जब सेलिब्रिटी को धमकी दी जाती है तो क्या एडवोकेसी में उसे बहुत ही त्वरित कार्रवाई के रूप में देखना चाहिए? नहीं, देखो, धमकी तो धमकी है, लॉ है, लॉ में सब बराबर हैं, नीचे से ऊपर तक, इसमें सेलिब्रिटी हो चाहे कुछ भी हो, वो तो नहीं है। लेकिन देश में कुछ ऐसी एक परंपरा है, इसी तरह प्रैक्टिस है कि सेलिब्रिटी को थोड़ा सा पुलिस भी, पॉलिटिकल लीडर भी थोड़ा सा हाईलाइट करके लेते हैं, और इवन आपका मीडिया भी थोड़ा सा हाईलाइट करके ले रहा है। नहीं ऐसी धमकियां जो आप सोचिए सर, 1998 का मामला है, सलमान जोधपुर पहुंचे थे, फिल्म हम साथ साथ की शूटिंग चल रही थी, 3 काले हिरण और 3 चिंकारा के शिकार का आरोप है। लॉरेंस बिश्नोई और बिश्नोई समाज चाहता है कि सलमान खान सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। सर, कोर्ट केस भी करीब 2.5-3 दशक से चल रहा है, कहां हम उस इंप्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं? नहीं, मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये जो जितना कोर्ट में डिले होता है ना, वो डिले ही इसका कारण है। नहीं तो जो भी इन्होंने कोर्ट में करना है, आर पार करना है, या तो सजा दीजिए या इसको एक्विटल कीजिए, बरी कीजिए, इसकी वजह से ये डिले हो रहा है। नहीं, और इसके हौसले बढ़ते हैं। नहीं तो ये 89 का है ना, आप भी जानते हैं, 89 की बात है, जोधपुर में जो काला हिरन वाला इंसिडेंट हुआ था, तो 89 को तो कितने साल हो गए हैं? 98 सर, 1998 का है सर। हाँ, 1998 का, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, 1998 का है। तो ये 98 में है, सबूत सारे हैं, कहीं ना कहीं न्याय को प्रभावित करने का जो प्रभावशाली लोग हैं वो। जी, भंवरलाल बिश्नोई जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सचिव हैं बिश्नोई समाज के। सर, आप इसे कैसे देखते हैं? 3 दशक से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन अभी भी इस पर कुछ ये अभी भी सर पेंडिंग ही केस है सर। सर, ये बिश्नोई समाज हमेशा ही प्रकृति प्रेमी रहा है, जीव जंतुओं के लिए हमेशा ही उनको
अपना प्राण दे के भी उनकी बचाता है। और जिस तरह से ये सलमान ने इसका हिरणों का शिकार किया, ये बहुत गलत है और इसको माफी मांगनी चाहिए समाज से भी और जो कानून है। और मैं चाहता हूं कि ये गलत हुआ इस तरह से। अब मैं भी नहीं, पूरा समाज भी चाहता है कि जिस तरह से ये सेलिब्रिटी की कोई वो नहीं है कि आप सेलिब्रिटी होकर और किसी जीवों की हत्या करें। बिश्नोई समाज आज कई वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से पेड़ों के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, चाहे जीव जंतु हो। आज भी समय समय पर जहाँ की जरूरत पड़ती है हिरणों को या कोई जीव जंतु या हरे वृक्ष काटता है तो बिश्नोई समाज संघर्ष करता है उसके लिए, उनको बचाने के लिए। बहुत सही बात। और मैं भी चाहता हूँ कि सलमान खान को जो भी है इसको कानून के दायरे में रहते हुए बिश्नोई समाज से जो माफी मांगनी चाहिए। ये कई वर्षों से बिश्नोई समाज भी यही चाहता है कि इसको सजा मिले। मतलब आप कह रहे हैं सर कि सजा मिले, और आप कह रहे हैं नहीं, लेकिन बिश्नोई समाज तो ये भी ने कहा उन्होंने कि अगर सलमान खान आके माफी मांग लेते हैं तो बात वहीं पे धरी की धरी रह जाएगी, सब कुछ क्लियर आउट हो जाएगा। सब अपनी अपनी कह रहे हैं, मगर गलत है, उन्होंने गलत किया है। एक प्राणों जो हिरण है, जो काले चिंकारा है जी, इन्होंने जो काकानी जोधपुर के बाद जो इसने अपना एक जो गलत किया, गलत है और गलत किया है। जगदीश जी आपके पास चलते हैं, जरा एक आपसे सवाल ले लें कि जिसने भी ये किया है, हम नहीं कह रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई, हालांकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग खुद कह रहे हैं कि उन्हें फेसबुक पे हर जगह उसने वीडियो भी जारी किया है, लेकिन जिसने भी ये किया है, अभी लेटेस्ट धमकी जो दी गई है, उनको पकड़ने के लिए, उस आरोपी को पकड़ने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? तो आपने संचार माध्यमों से भी आपने भी देखा होगा, सुना होगा, इसमें यही धमकी मिली, मुकदमा दर्ज हुआ अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, स्पेशल टीमें भी गठित हुई है और लगातार जो तकनीक के माध्यमों से तकनीक के जो हमारे सूत्र है या हमारे जो संसाधन है उनका उपयोग करते हुए पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और उस व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। मुझे उम्मीद है बहुत जल्द ही उस व्यक्ति तक पहुंच जाएगी पुलिस और तब सारी स्थिति सामने आ जाएगी कि कौन व्यक्ति है, किससे उसके तार जुड़े हुए हैं, किसने ये धमकी दिलवाई है, तो वो सारी चीज सामने आ जाएगी। लेकिन इस समय वर्तमान में ये कहना कि फलां गैंग ने धमकी दी है या फलां, ठीक है पुराना इतिहास रहा है, लेकिन अभी इस नई धमकी के बारे में स्पष्ट रूप से किसी पे आरोप लगाना फिलहाल जल्दबाजी होगी और इन्वेस्टिगेशन के बाद ही तय होगा कि इसमें कौन व्यक्ति संलिप्त है और किसने ये धमकी दी है। लेकिन सर सबसे बड़ी बात तो यही है कि इन्वेस्टिगेशन में टाइम कितना लगेगा, कितना समय लगेगा। अच्छा अगर मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन हो भी जाता है, अभी आपने सुना होगा कि हमारे वकील साहब ने भी कहा कि डिलेड जस्टिस इज डिनाइड जस्टिस। एग्जैक्टली। जब सजा, मूल जो विषय है हमारे अपराधी को सजा होना और उसी से उस पर इंपैक्ट पड़ता है, जब सजा होने में बरसों लग जाते हैं और पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए आप 3 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में अपेक्षा कर रहे हैं कि साहब पुलिस उसको 7 दिन में, 3 दिन में पकड़ ले, तो पुलिस के भी अपने सीमित संसाधन है, समय की पाबंदी है और भी अपराध है, तो पुलिस अपना निश्चित रूप से इसको प्रायोरिटी देके काम कर रही है और उम्मीद है जल्दी उस अपराधी तक पहुंच जाएगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका जगदीश जी। हमारे साथ पूर्व डीआईजी क्राइम ब्रांच से जुड़े हुए थे बाबूलाल बिश्नोई जी, सचिव बिश्नोई समाज से हमारे साथ जुड़े हुए थे बाबूलाल जी, हमारे साथ जुड़े हुए थे, एडवोकेट हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। और इस खास पेशकश में हमने जानने की कोशिश की कि आखिर खतरे में सलमान खान अगर हैं तो क्या सच में लॉरेंस का ही ये काम है। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइए। एनडीटीवी राजस्थान देखते रहिए।